अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इमाम दीन। मैंने खंकार कर गला साफ करते हुए इमाम दीन मोची से इस्तफसार किया। मुझे बताओ कि तुमने अपने किस मसले के लिए थाने का रुख किया है, और वो भी इतनी सुबह। थानेदार साहब, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, मेरा पोता कहीं गायब हो गया है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हम रात से उसे तलाश कर रहे हैं, पूरा चक छान मारा है, मगर वो कहीं नहीं मिला। अभी हम उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रहे थे कि आप रास्ते में मिल गए। फिर वो कांस्टेबल आरिफ की जानिब उंगली उठाते हुए गोया हुआ। आरिफ तो हमारे चक ही का वसनीक है। क्या इसी ने आपको मेरे पोते के बारे में बताया है? नहीं, ये इतला मुझे कहीं और से मिली है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। फिर पूछा, क्या तुम्हारे पोते का नाम सलाम दीन है और वो लगभग 5 साल का एक गोल मटोल प्यारा सा बच्चा है? जी बिल्कुल, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। इसका असल नाम सलाम दीन है, मगर इसे सब सलामू कहते हैं। क्या सलामू के बाप का नाम निज़ाम दीन है? मैंने इमाम दीन के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। और वो कल से मौजा कोट लखन गया हुआ है। आज किसी वक्त वो कोट लखन से वापस आ जाएगा, है ना? हाँ जी, वो उलझन आमेज़ हैरत से मुझे तकते हुए बोला। आपको ये सारी बातें कैसे पता चलीं? इमाम दीन और उसके हमराही बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। चक 672/13 गाफ पे में यह मेरी पहली एंट्री बड़ी सनसनीखेज़ और तजस्सुस आमेज़ साबित हुई थी। मैंने इमाम दीन की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इमाम दीन, मैं थानेदार हूँ ज़रा बखरी टाइप का। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी बहू का नाम शबाना है और सलामू से बड़ी उसकी 2 बहनें फरजाना और नाहिद हैं, मगर तुम्हारी आंखों का तारा सिर्फ नन्ना सलामू है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं सरकार, आपने तो 16 आने ठीक बात कही है, वो जज्बात से मखलूब आवाज़ में बोला। मुझे बताओ, सलामू कितने बजे गायब हुआ था? मैंने उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। सही टाइम बताना तो मुमकिन नहीं है जनाब, वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला। रात को वो चखा सा सोया था। जब सुबह हम जागे तो सलामू घर में मौजूद नहीं था। सलामू सोता कहाँ था? मैंने एक अहम सवाल किया। वो हमेशा मेरे पास सोता था, उसने जवाब दिया। पिछली रात भी वो मेरे बराबर दूसरी चरपाई पर सोया हुआ था। आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो सलामू की चरपाई खाली थी। सबसे पहले मैंने घर के अंदर सलामू को तलाश किया, फिर उसे ढूंढने के लिए चक का कोना कोना देख डाला, मगर वो कहीं भी नहीं मिला। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। और अब हम सलामू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आपके पास आ रहे थे कि आप रास्ते में मिल गए। समझ लो मैंने तुम्हारे पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। अब तुम इत्मीनान से घर जाओ, मैं फिर किसी वक्त तुम्हारे पास आऊँगा या तुम्हें थाने बुलवा लूँगा। अगर तुम्हारा बेटा निज़ामुद्दीन कोट लखन से वापस आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी मैं समझ गया हूँ, वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मेरा पोता मिल जाएगा ना? मैं बहुत जल्द तुम्हारे पोते को बाजियाब कर लूँगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इमाम दीन गम से बोझल आवाज़ में बोला। समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सलामू आखिर गया कहाँ। तुम्हारे पोते को तुम्हारी ही उम्र के एक बुढ़े बाबे ने अगवा कर लिया है, मैंने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बताया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द इस बुढ़े का सुराग लगा लूँगा। वो बुढ़ा मिल गया तो समझ लो तुम्हारा पोता भी मिल जाएगा। कौन है वो जालिम बुढ़ा, और उसने मेरे फूल जैसे पोते को क्यों अगवा किया है? इमाम दीन ने दुख भरे लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। मासूम सलामू ने इस बुढ़े का क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी तरह मेरे जहन में भी इस बुढ़े की ज़ात के हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हैं इमाम दीन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें आज शाम तक या फिर कल तक इंतज़ार करना होगा। मैंने इमाम दीन मोची को तसल्ली तशफ़ी दी और कांस्टेबल आरिफ महमूद के साथ एक टांगे में बैठकर पीर महल के अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। मैंने इमाम दीन और उसके साथियों मंसूर, सादिक और दिलदार को ये बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी कि गुज़िश्ता रात कोई बूढ़ा शख्स इमाम दीन बनकर मेरे क्वार्टर पर आया था और वो अपने बीमार पोते को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। इस मुसीबत ज़दा बुढ़े पर तरस खाकर मैंने इसे अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया था। इस मामले से अभी तक कांस्टेबल नवीद अहमद मुकम्मल तौर पर और कांस्टेबल आरिफ महमूद जुज़वी तौर पर आगाह था।
थाने में और किसी को इस वाक़ये की खबर नहीं थी। अस्पताल की तरफ जाते हुए मैंने कांस्टेबल आरिफ को मज़ीद तफसीलात भी बता दी। मलिक साहब, जो बुढ़ा पिछली रात इमामदीन मोची बनकर आपके क्वार्टर पर आया था, यकीनन वो कोई जुराइम पेशा शख्स है। आरिफ ने मेरी बात सुनने के बाद तशवीश भरे लहजे में कहा, हमें जल्द से जल्द इस फ्रॉडिये बुढ़े को गिरफ्तार करना होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। इसी सिलसिले में हम पीर महल अस्पताल जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से इस बुढ़े का कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की। फिर सोच में डूबे हुए लहजे में मैंने कहा, आरिफ, वो बुढ़ा जो कोई भी है, यकीनन इस खतरनाक खेल में वो अकेला नहीं है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस बुढ़े ने या इसके किसी साथी ने अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए इमामदीन मोची के पोते को अगवा कर लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस नकली इमामदीन ने अपने खेल में हमारे थाने को मुलव्विस क्यों किया। उसने मुझसे कि ये एक झूठ बोले और बच्चे की बीमारी की कहानी सुनाकर मेरी हमदर्दी हासिल की। क्यों क्यों उसने अपने इस गंदे खेल में मुझे क्यों इस्तेमाल किया? आखिर इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? मलिक साहब, आपको इस थाने का चार्ज संभाले तो अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। कांस्टेबल आरिफ ने अपने अक्लमंद होने का सबूत देते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इतनी जल्दी आपका कोई दुश्मन कैसे बन सकता है? मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। और कौन सा चक्कर? मैंने उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मुझे शक हो रहा है कि वो बहरूपिया हमारे थाने को इस मामले में मुलव्विस करके कोई ख़ास मकसद हासिल करना चाहता है। वो मेरे इस्तफसार के जवाब में बोला, इमामदीन मोची के पोते का अगवा उसके किसी मज़मूम खेल की एक कड़ी है। अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या होने वाला है। आरिफ, तुम इस थाने में कब से हो? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया। लगभग 5 साल हो गए जनाब, उसने बताया। तुम्हारा ताल्लुक चक 672/13 गाफ बे से है और इमामदीन भी इसी चक में रहता है, लिहाजा इस अमर में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि तुम इमामदीन और उसके घर के दीगर अफराद को अच्छी तरह जानते होगे, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, वो मेरी बात की तायद करते हुए बोला। मैं लोगों को जानता हूँ। क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह रही है? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। निज़ामुद्दीन का कभी किसी से झगड़ा वगैरह हुआ हो? मैंने कुरैत का अमल जारी रखा। नहीं मलिक साहब, वो ठोस लहजे में बोला। ये बाप बेटा अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं, सारा दिन अपनी दुकान में मसरूफ़ रहते हैं। आरिफ, क्या तुम्हें ये बात अजीब सी नहीं लग रही? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर पूछा। एक ऐसी फैमिली जो अमन पसंद और सुलहजू, और इनके एक 5 साला मासूम बच्चे को कोई क्यों उठा ले जाएगा, और वो भी मौसम सरमा की एक ठंडी ठार रात में? आपकी बात में वज़न तो है मलिक साहब, वो पुरख्याल अंदाज में बोला, लेकिन इसके अंदर एक खराबी भी मौजूद है जिसकी वजह से इस मामले की चूलें ठीक तरह से बैठ नहीं रही हैं। तुम्हारा इशारा किस खराबी की जानिब है आरिफ? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। क्या आप वसूख से कह सकते हैं कि गुज़िश्ता रात आपने इस नकली इमामदीन मोची के पास जो 5 साला बेहोश बच्चा देखा था, वो असली इमामदीन का पोता सलामदीन उर्फ सलामू ही था? कांस्टेबल आरिफ ने सरसराती हुई आवाज़ में मुझसे पूछा। आरिफ का ये सवाल पूरा ज़हानत और बेहद अहमियत का हामिल था। मैंने सादा से लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने सलामू को कभी नहीं देखा, इसलिए पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बुढ़े ने मुझे जो बताया मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लिहाजा मैं वसूख से नहीं कह सकता कि वो सलामू था या कोई और बच्चा। और ये भी तो हो सकता है कि इमामदीन के पोते को अगवा करके कहीं और पहुंचा दिया गया हो और हमारे थाने को गुमराह करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया हो। वो पुरसोच अंदाज में बोला, ये मामला इससे कहीं ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है जितना हम समझ रहे हैं। तुम तो सलामू को अच्छी तरह जानते हो, पहचानते हो ना? मैंने कहा। वो मुतदिल अंदाज में बोला, जी मलिक साहब, 100%। बस तो फिर किसी भी गंभीरता को अपने हवास पर सवार नहीं होने दो, मैंने मजबूत लहजे में कहा। थोड़ी ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरिफ ने मुझसे ये नहीं पूछा कि थोड़ी देर में ऐसा क्या होने वाला है जो दूध का दूध और पानी का पानी जुदा कर देगा। इसके बाद हम दोनों के बीच खामोशी छा गई। ताहम हमारा टांगा सुबह खरामी से पीर महल के अस्पताल की सिमत रवां दवा रहा। आज सुबह तक 672/13 गाफ पे का रुख करने से पहले मैंने कांस्टेबल नवीद अहमद को पीर महल वाले अस्पताल भेजा था ताकि वो रात वाले बहरूपिये
इमाम दीन और उसके बेहोश पोते की असलियत जान सके। रात को नवीद की निगरानी ही में मैंने इस फराडिये बुढ़े को टांगे पर सवार करके अस्पताल भिजवाया था। इस वक्त मेरी नज़र में वो बुढ़ा बहुत ही परेशान हाल और मुसीबत ज़दा था, लेकिन अब मैं उसके मकरो फरेब से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। इसीलिए मैंने कांस्टेबल आरिफ के हमरा अस्पताल जाने का फैसला किया था ताकि इस दरोगो बुढ़े को छाप सकूं। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में कांस्टेबल नवेद से मुलाकात हो गई। वो अस्पताल से वापस आ रहा था। हमें देखकर वो रुक गया और बड़ी जल्दी में हमारे टांगे की जानिब बढ़ा। उसकी चाल और चेहरे के तासुरात में बेपनाह हिजान पाया जाता था। उसकी हालत ने मुझे चौंका दिया। उसके करीब पहुंचते ही मैंने सवाल दाग दिया। ये सवाल अपने पेट में कई इस्तफसारात छुपाए बैठा था। क्या हुआ नवीद, तुम इस कदर बौखलाए हुए क्यों हो? मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? गज़ब हो गया मलिक साहब, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। वो बुढ़ा कोई बहुत ही बड़ा मुजरिम है। बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। वो बच्चा कहाँ है और अब उसकी तबीयत कैसी है? बच्चा होश में आ गया है और अब ठीक है। डॉक्टर इस पर तवज्जो दे रहे हैं, उसने जवाब दिया। डॉक्टर्स ने बच्चे और बुढ़े के बारे में तुम्हें क्या बताया है? रात को मैंने ही इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया था, इसलिए अस्पताल के अमले ने मुझे बड़ी तफसील के साथ एक पुरअसरार कहानी सुनाई है। कांस्टेबल नवीद वजाहत करते हुए बोला। जब मैंने इन्हें अस्पताल पहुंचाया था तो रात की ड्यूटी देने वाले एक डॉक्टर ने मेरी दरख्वास्त पर बच्चे का मुआयना शुरू कर दिया था। मैं मुतमईन होकर वापस लौट गया, मगर अब पता चला है कि बच्चे के तफसीली मुआयने के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसे किसी ज़ूद असर ख्वाब आवर दवा की मदद से बेहोश किया गया था। डॉक्टर को शक था कि बच्चे को क्लोरोफार्म में बसा हुआ कोई रुमाल सुंघाकर अंटा गफील किया गया था। अगर बर वक्त इसे फौरी तिब्बी इमदाद न दी जाती तो इसकी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। जबकि इस बुढ़े ने पहले आपको और बाद अज़ां अस्पताल के अमले को बच्चे के पेट के दर्द की जो कहानी सुनाई थी वो असल सूरत हाल से लग्गा नहीं खाती थी। लिहाजा डॉक्टर ने इस बुढ़े का इंटरव्यू करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस दौरान में वो बुढ़ा गायब हो चुका था। इसे अस्पताल के हर हिस्से में तलाश किया गया, मगर वो कहीं भी नहीं मिला। वो सांस संवार करने की गर्ज से थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। डॉक्टर्स ने बच्चे के इलाज की तरफ से कोई गफलत नहीं की और कोशिश करके उसे होश में ले आए हैं। वो पुलिस वालों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि इस बच्चे को हमारे सुपुर्द किया जाए। मैं यहाँ पहुँचा और मुझे इन तमाम हालात का इल्म हुआ तो मैं सीधा आपकी तरफ चल पड़ा ताकि इस सिलसिले में आपसे मशवरा किया जाए। कांस्टेबल नवीद मुझे हालात से आगाह कर चुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम अभी चक 672/13 गाँव पे से आ रहे हैं। वहाँ के वसनीक असली इमाम दीन मोची के पोते को पिछली रात किसी ने सोते में अगवा कर लिया था। ऐन मुमकिन है कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चा असल इमाम दीन मोची का पोता सलाम दीन उर्फ सलामू ही हो। तुम दोनों में से एक अस्पताल में मौजूद रहकर बच्चे पर कड़ी हिफाजती निगाह रखे और दूसरा चक जाकर इमाम दीन मोची को लेकर अस्पताल पहुंचे ताकि बच्चे की शनाख्त का मामला हल हो सके। ठीक है मलिक साहब, मैं वापस अस्पताल जाता हूँ। कांस्टेबल नवीद सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए बोला और आरिफ इमाम दीन मोची को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुँच जाना है। अगर वो बच्चा इमाम दीन मोची का अगवाशुदा पोता है तो फिर हमें क्या करना है? अगर इमाम दीन मोची इस अमर की तस्दीक कर देता है कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चा उसका पोता ही है तो आप लोग इस बच्चे को डिस्चार्ज करवाकर इमाम दीन के साथ ही थाने ले आना। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, यह बुनियादी तौर पर अगवा का केस है, लिहाजा कानूनी कागजी कार्रवाई तो ज़रूरी है। मैं समझ गया, नवीद इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, क्या आप वापस थाने जा रहे हैं? हाँ, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। मुझे इस दगाबाज बदमाश इस बुढ़े का सुराग लगाने के लिए सरगर्म अमल होना है और इसके लिए फौरी तौर पर थाने जाना ज़रूरी है। दोनों कांस्टेबल्स को इनका काम समझाने के बाद मैं थाने आ गया। इस वक्त तक दोपहर हो चुकी थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, एएसआई फरहाद बाजवा मेरे पास आ गया। रस्मी अलग सलग के बाद उसने गहरी संजीदगी से कहा, मलिक साहब, सब खैरियत तो है ना? आज आप सुबह किस मसरूफियत में उलझ गए हैं? फरहाद, मैं तो पिछली रात ही से इस मामले में उलझा हुआ हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। गुज़िश्ता शब चक 672/13 गाँव में से एक बच्चा
اغوا کر لیا گیا تھا، میں نے بتایا۔ بہرحال مذکورہ بچہ بازیاب کرا لیا گیا ہے اور وہ اس وقت پیر محل کے اسپتال میں ہے۔ تھوڑی دیر میں کانسٹیبلز اس بچے کو لے کر یہاں آنے والے ہیں۔ ملک صاحب، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ایس آئی شاہ کی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور آپ نے مجھ سے ذکر تک کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ آخر ایسی بھی کیا ناراضگی؟ فرہاد، آج کیا تاریخ ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے استفسار کیا۔ اس نے شک زدہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور بولا، 25 نومبر۔ میں نے 22 نومبر کو اس تھانے کا چارج سنبھالا ہے۔ یہاں کام کرتے ہوئے ابھی مجھے صرف 3 دن ہی ہوئے ہیں، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا فرہاد؟ نو سر، اس نے گردن کو نفی میں حرکت دی اور بولا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ کیا ان 3 روز سے پہلے ہم دونوں کہیں مل چکے ہیں؟ میں نے پوچھا، یا میرے اور تمہارے درمیان کوئی واسطہ تعلق رہ چکا ہے؟ ہرگز نہیں سر، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو پھر میرا تم سے خفا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پچھلی رات سے اب تک حالات اتنے پراسرار انداز میں پیش آئے ہیں کہ میں اپنے عملے کو ڈھنگ سے کچھ بتا ہی نہیں پایا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج شام تک ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو آپ مجھے بھی اس بارے میں بتائیں، ایس آئی گہری دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں، ضرور بتاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تھانے کے عملے کو اپنی ایک ٹیم سمجھتا ہوں اور ان کے مکمل یقینی تعاون کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آئندہ 10 منٹ میں میں نے ایس آئی فرہاد باجوہ کو نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ اس دوران میں اس کے چہرے پر مختلف قسم کے تاثرات ابھرتے اور ڈوبتے رہے۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، مجھے تو اس پراسرار بڈھے کی رات والی کارروائی سے کسی خطرناک سازش کی بو آ رہی ہے۔ اس کے مقاصد جو بھی رہے ہوں، لیکن یہ تو واضح ہے کہ اس نے ہمارے تھانے کو اس کھیل میں ملوث کرنے کی سازش کی ہے اور کوشش کی ہے، خصوصاً آپ کو۔ ایس آئی کی تجزیے سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، فرہاد، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نام نہاد امام دین موچی کو مجھ سے کیا بیر تھا؟ اس نے اپنے اسکرپٹ میں مجھے کیوں انٹر کیا؟ میں بھی اسی حوالے سے سوچ رہا ہوں ملک صاحب، وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن کوئی لنک ذہن میں نہیں آ رہا۔ تمہیں اس تھانے میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں پچھلے 2 سال سے ادھر ہی ہوں۔ پھر تو تمہیں قادر بخش صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا ہوگا؟ جی بالکل، اس نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ قادر بخش صاحب بڑے ہی دبنگ اور نڈر پولیس آفیسر تھے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی جواں مرتی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ بات کے اختتام تک پہنچتے ہوئے وہ خاصا رنجیدہ ہو گیا تھا۔ کہیں کوئی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری تو نہیں سلگ اٹھی؟ میں نے ایس آئی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، ڈاکوؤں نے قادر بخش صاحب کو ختم کر دیا ہے، لیکن ان کی مذموم کارروائیاں تو اب بھی جاری ہوں گی، بلکہ پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ وہ سرگرم عمل ہوں گے۔ قادر بخش صاحب کو لگ بھگ 1 ماہ پہلے یعنی اکتوبر کے آخری ہفتے میں شہید کیا گیا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بعد اب تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جسے جبرو کے گروہ سے منسوب کیا جا سکے۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ لوگ 1 ماہ کا وقفہ دے کر دوبارہ میدان عمل میں یعنی کہ لوٹ مار میں اتر آئے ہوں اور یہ پراسرار بڈھا انہی کا کوئی مہرہ ہو۔ جبرو ڈاکو کے سرغنہ کا نام تھا۔ اس کے گروہ میں اس کے علاوہ 8 مزید ڈاکو بتائے جاتے تھے، جن کے ناموں سے کوئی واقف نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے ان کی شکل دیکھی تھی۔ وہ لوگ واردات کے دوران میں اپنے چہروں پر ڈھاٹے لگا کر رکھتے تھے۔ وہ تمام لڑائی بھڑائی، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ماہر تھے۔ جبرو کا نام عبد الجبار تھا اور کہا جاتا تھا کہ بگڑ کر جبرو ہو گیا ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ڈاکوؤں کے سردار کا نام بھی اصلی تھا یا نہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے فرہاد باجوہ کے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا کہ کیا تم جنگل والے مشن میں قادر بخش صاحب کے ساتھ تھے؟ نہیں ملک صاحب، اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، میں اس روز کسی محکمہ جاتی کام سے شور کوٹ گیا ہوا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس مشن میں شہید قادر بخش کے ساتھ عملے کا کون کون بندہ تھا؟ صرف کانسٹیبل امجد علی ان کے ساتھ تھا، فرہاد باجوہ نے بتایا۔ امجد کے مطابق قادر بخش صاحب اسے جنگل کے بائیں جانے والے حصے کی طرف بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے اور وہ خود بائیں سے دائیں سمت والے حصے کی جانب بڑھ گئے تھے۔
मतलब ये कि अमजद अली ने इंचार्ज साहब को अपनी आंखों से शहीद होते नहीं देखा। अमजद का तो यही बयान है मलिक साहब, उसने कहा। मजीद तफसीलात के लिए आप उसका इंटरव्यू कर लें। वो तो मैं करूँगा ही, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, मुझे फौरी तौर पर एक खोजी की ज़रूरत है, क्या इस शोबे का कोई बंदा मिल जाएगा? मैं आज का सूरज गुरूब होने से पहले एक ज़रूरी काम निपटाना चाहता हूँ। जी, मैं रमजू को बुलाता हूँ, वो फर्मा बिरदारी से बोला। रमज़ान उर्फ रमजू एक उम्र रसीदा और तजुर्बेकार खोजी है और इधर नज़दीक ही रहता है। एएसआई फराद बाजवा की मुस्तैदी काबिल दाद और काबिल दीद थी। उसने जो कहा आधे घंटे के अंदर अंदर वो कर भी दिखाया। ज़ोहर की अजान के बाद मैंने खोजी रमजू को नकली इमाम दीन मोची के खुरे के हवाले से अच्छी तरह समझाने के बाद काम से लगा दिया। रमजू की उम्र लगभग 65 साल रही होगी, ताहम उसकी सेहत को काबिल रश्क कहा जा सकता था। इस उम्र में भी वो हाथ पाँव का चाको चौबंद और सही दिमाग शख्स था। फरात ने मेरे सामने खोजी की पेशावराना महारत की काफ़ी तारीफ की थी। अब देखना यह था कि रमजू इस तारीफ पर कितने फीसद पूरा उतरता था। मैं दोपहर के खाने और ज़ोहर की नमाज से फारिग हुआ तो दिन के 2:30 बज रहे थे। इसी वक्त दोनों कांस्टेबल पीर महल अस्पताल से इमाम दीन मोची और उसके पोते सलामू को लेकर थाने पहुंच गए। मैंने फौरन इन्हें अपने कमरे में बुला लिया। बच्चा अब होशो हवास में था और अपने दादा के पास खासा खुश और मुतमईन दिखाई देता था। इस फराडिया नाम नेहाद इमाम दीन ने किसी ज़ूद असर दवा की मदद से सलामू पर जो मसनूई नींद तारी की थी, वो अब उसके असरात से बाहर निकल आया था। मैंने सलामू के अगवा और बाहिज़्ज़त बाजियाबी के हवाले से ज़रूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद इमाम दीन से कहा, चाचा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें तुम्हारा पोता जिंदा सलामत मिल गया। अब तुम इसकी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखना। सोने रब के अलावा मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ थानेदार साहब, वो एहसान मंदाना अंदाज में बोला। ये सब आपकी मेहनत और भाग दौड़ का नतीजा है। आपके वादे के मुताबिक सलामू मुझे मिल गया। बाकी जहाँ तक सलामू की हिफाजत की बात है तो मैंने इस सिलसिले में पहले भी कोई कसर उठा नहीं रखी थी। अब यह है कि मैं हद से ज़्यादा मोहतात रहूँगा। इंसान के हाथ में तो सिर्फ कोशिश करना ही है, इससे आगे जो रब की मर्जी। मैं तुमसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ इमाम दीन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इंसान को खुलूस नियत के साथ अपनी बिसात भर कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इसके बाद मैंने कांस्टेबल आरिफ महमूद की मैयत और हिफाजत में इमाम दीन मोची और उसके 5 साल पोते को एक टांगे पर सवार करके चक 672/13 गाँव पे की जानिब रवाना कर दिया। मगरिब से चंद मिनट पहले खोजी रमज़ान उर्फ रमजू ने मुझे अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। उसकी पेशावराना तहकीक और लामहदूद तजुर्बे के मुताबिक नकली इमाम दीन मोची थाने के शुमाल मशरिक से चलते हुए मेरे क्वार्टर तक पहुंचा था। फिर वो मेरी हमराही में क्वार्टर से थाने के सामने वाले हिस्से में आया और टांगे पर सवार होकर पीर महल अस्पताल की जानिब रवाना हो गया था। रमजू ने मुझे ये भी बताया कि शुमाल मशरिक में जिस रास्ते पर इमाम दीन का खुरा मिला, वो रास्ता सीधा हयात नगर को जाता था। मेरे थाने से हयात नगर का फासला लगभग 4 मील था। मैंने खोजी बाबा से पूछा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो पाखंडी बुढ़ा हयात नगर से पैदल चलते हुए मेरे क्वार्टर तक आया था और वो भी एक 5 साल बच्चे को उठाकर? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने अभी जिस मकाम की निशानदही की है वो इस थाने से हयात नगर की तरफ जाते हुए कमोबेश 1 फर्लांग के फासले पर वाक़े है। वो इस मकाम से पैदल चलते हुए आपके क्वार्टर तक पहुंचा था, लेकिन पीछे से वो एक घोड़े पर सवार होकर मज़कूरा मकाम तक आया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि झूठा इमाम दीन हयात नगर से एक घोड़े पर सवार होकर मेरे थाने से 1 फरलांग तक के फासले पर पहुंचा था, फिर उसने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल मार्च करते हुए वो मेरे क्वार्टर के दरवाजे तक चला आया था? मैं यही कहना चाहता हूँ, वो मैनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये कमोबेश क्या होता है चाचा? मैंने उलझन ज़दा नज़र से खोजी रमजू को घूरा और कहा कि खुलकर बताओ। मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि आपका मतलूबा शख्स यानी नाम नेहाद इमाम दीन मोची हयात नगर ही से आया था। अलबत्ता ये तय है कि वो इसी सिमत से सफ़र करते हुए थाने से 1 फरलांग के फासले पर पहुंचा था। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। घोड़े के सुमों के दबाव से मैंने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया है कि दरअसल वो 2 घुड़सवार थे, जिनमें से एक यानी वो फराडिया इमाम दीन मज़कूरा मकाम तक आने के बाद घोड़े से उतर गया और दूसरा घुड़सवार घोड़े को वापस ले गया।
अगर मुझे इस घोड़े के वापसी के सफ़र का खुरा निकालने का मौका मिले तो मैं आपको ठीक ठीक बता सकूंगा कि वो घुड़सवार नकली इमाम दीन को यहाँ उतारने के बाद खुद कहाँ गया था। खोजी रमजू इंकिशाफ पर इंकिशाफ किए जा रहा था। उसकी फराहम करदा मालूमात से तो यही अंदाज़ा होता था कि वो धोखेबाज बुड्ढा किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा था और इस घिनौने खेल में उसके अलावा भी कई अफराद शामिल थे। इसलिए इसे एक खास मकाम पर ड्रॉप करने के लिए कोई घुड़सवार वहाँ तक आया था। रमजू चाचा, मैंने खोजी के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। इस शातिर बुड्ढे के साथ एक 5 साला बच्चा भी था। क्या तुम्हें इस एक फर्लांग के रास्ते में उस बच्चे के पाँव के निशानात भी कहीं देखने को मिले हैं? ना जी, उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। इसका मतलब यह हुआ कि घोड़े पर सवारी के दौरान में इस बुड्ढे ने बच्चे को अपनी गोद में संभाल रखा था और घोड़े से उतरने के बाद भी उसने बच्चे को एक लम्हे के लिए भी ज़मीन पर नहीं रखा था। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसलिए कहीं पर भी इस बच्चे के कदमों के निशानात नहीं मिले। उसने तमाम वक्त बच्चे को अपनी गोद में संभाले रखा था। इसका एक और मतलब भी हो सकता है मलिक साहब, रमजू सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। वो क्या चाचा? मुमकिन है कि चक 672/13 गाफ में से किसी ने वो बच्चा इस नकली इमाम दीन के हवाले किया हो, रमजू ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया। मैं गहरी सोच में डूब गया। रमजू ने एक खास पहलू की जानिब इशारा किया था। मेरे थाने के शुमाल में चक 672 और जनूब में चक 720 इस तरह वाक़ था कि थाने और चक 672 के बीच बहुत कम फासला था और हयात नगर थाने के शुमाल मशरिक में 4 मील की दूरी पर था और नकली इमाम दीन इसी सिमत से थाने पहुंचा था। और रमजू की बात में वजन था। ऐसा हो सकता था कि वो 5 साला बच्चा इस बुड्ढे को चक 672/13 में से किसी ने दिया हो। जो भी था, ये सूरत हाल खासी उलझनज़दा और फिक्र अंगेज़ थी। इस नाम नेहाद इमाम दीन की थाने में आमद और फिर वहाँ से पीर महल अस्पताल की जानिब जामद बहुत ही पुरस्रार और मायनाखेज़ थी और मुझे जल्द से जल्द इस इसरार की तह में उतर कर इस मक्कार बुड्ढे की असलियत को बेनकाब करना था।